अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ अ रूम ऑफ वंस ओन, जिसको लिखने वाली हैं वर्जीनिया वुल्फ। अब क्वेश्चन ये है कि वर्जीनिया वुल्फ ने अ रूम ऑफ वंस क्यों लिखा एंड देन इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ये जो वर्जीनिया वुल्फ का एसे है अ रूम ऑफ वंस ओन, ये फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव से ग्रेट इम्पोर्टेंस रखता है। फेमिनिज्म के अंदर इसका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। लिखा क्यों? वर्जीनिया ने ये इसलिए लिखा कि इंग्लैंड के अंदर कैम्ब्रिज में 2 विमेन कॉलेजेस थे। एक का नाम था न्यूहैम और दूसरे कॉलेज का नाम गिरटन। ये दोनों विमेन कॉलेज हैं। अब इनको कहा गया कि आपने यहाँ पे आके लेक्चर डिलीवर करना है स्टूडेंट्स को। लेक्चर का टॉपिक होगा वुमेन एंड फिक्शन। अब ये टॉपिक दे दिया गया वुमेन एंड फिक्शन। अब वर्जीनिया वुल्फ लेक्चर डिलीवर करने की प्रिपरेशन कर रही हैं। इन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि वो उसके बारे में क्या लिखें, और सोचते 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 इनका माइंड पहुंच गया कहीं और। इन्होंने कहा कि एक औरत को लिखने के लिए पैसा चाहिए और उसका अपना रूम चाहिए। To write fiction, a woman must has money and her own room। ठीक है, ये थिंकिंग इनके माइंड के अंदर आई और इसी थिंकिंग से हमारे पास ऐसे है वो उसका टाइटल बन गया अ रूम ऑफ वंस ओन। तो इसके अंदर जो ऐसे है, जो पूरी स्टोरी है, वो कहाँ से आई? वो 2 कॉलेजेस जिनका मैंने अभी आपको नेम बताए थे, न्यूहैम और गिरटन, वहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ ने लेक्चर डिलीवर किए थे। तो ये जो ऐसे है इसके अंदर राइटर ने फिक्शनल करैक्टर दिखाए हैं और फिक्शनल प्लेस भी दिखाई है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपने याद रखना है कि वर्जीनिया वुल्फ ने ये 2 लेक्चर्स दिए थे 2 कॉलेजेस के अंदर, एक न्यूहैम कॉलेज और एक गिरटन कॉलेज के अंदर। यहाँ पे ये 2 लेक्चर्स ने डिलीवर किए थे, उनको कंबाइन करके हमारे पास ये वर्क आया अ रूम ऑफ वंस ओन, जिसकी पब्लिकेशन डेट है 1929। ये तो हो गया हमारा ऐसे है, हमारा लिटरेरी वर्क है, उसका इंट्रोडक्शन। अब शुरू करते हैं हमारी समरी को। बेसिकली हमारे पास इसमें 3 मेन कैरेक्टर आएंगे, मैरी बिटन, मैरी सेटन, मैरी कार्मिकाइल। ये 3 इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा भी हमारे पास कैरेक्टर्स होंगे, एक लाइब्रेरियन का, दूसरा बीडल का, देन ज्यूडिथ का, जो कि अगेन एक फिक्शनल कैरेक्टर है बाकी की तरह भी। इन सब कैरेक्टर्स में हमारे पास जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है मैरी बेटन का। क्यों? क्योंकि मैरी बेटन बेसिकली नरेटर है जो कि वर्जीनिया वुल्फ का ही रोल अदा कर रही है। यानी कि वर्जीनिया वुल्फ जो इस स्टोरी की नरेटर हैं वो मैरी बेटन के थ्रू अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को शेयर करने जा रही हैं इस ऐसे के अंदर। अब होता क्या है, वर्जीनिया वुल्फ जब अपने स्टूडेंट्स को और ऑडियंस को लेक्चर देने जा रही हैं, जिस पर टॉपिक था वुमेन और एंड फिक्शन, ठीक है, वुमेन एंड फिक्शन जिसका टॉपिक था। अब वो लेक्चर देते हुए कहती हैं कि मैं इस बारे में श्योरिटी नहीं रखती कि टाइटल क्या होना चाहिए, कि व्हाट वुमेन आर लाइक, या फिर द फिक्शन वुमेन राइट, या फिर द फिक्शन रिटन अबाउट वुमेन, या फिर कम्बिनेशन ऑफ तीनों को मिला के एक टाइटल बनाया जाता। फिर वर्जीनिया कहती मैं सोच सोच के ना एक माइनर पॉइंट पे आई हूँ। वो पॉइंट क्या था? अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ़ शी इज़ टू राइट फिक्शन। फिर वुल्फ कहती हैं कि मैं आपके सामने एक फिक्शनल नरेटर लेके आऊँगी जिसको मैं मैरी बेटन कहूँगी। वो मेरा ही अल्टर ईगो होगा, मतलब मैं बताऊँगी जो मेरी थॉट्स हैं वो उस फिक्शनल कैरेक्टर के साथ कैसे मिंगल्ड करती हैं, कैसे डेली लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। और वो फिक्शनल कैरेक्टर हमारे पास मैरी बेटन का है, यानी कि वर्जीनिया वुल्फ खुद ही है जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएट कर रही हैं हमारे पास इस ऐसे के अंदर, जिसकी डेली लाइफ दिखाई जाएगी और डेली लाइफ को रिप्रेजेंट करके जो वर्जीनिया वुल्फ की थॉट्स हैं उनको प्रेजेंट किया जाएगा। अब क्या हुआ, कहते हैं 1 हफ्ते पहले क्या होता है, एक नरेटर है, नरेटर हमारे पास मैरी बेटन। ये ना फिक्शनल लॉन, जो कि उसका नाम है ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर हमारे पास एक फिक्शनल लॉन है।
अब ये ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी जो है ना, ये दो यूनिवर्सिटियों को मिलाकर नेम रखा गया है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को मिला के ऑक्सब्रिज बनाया गया है। तो कहते हैं ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर एक लॉन है, नरेटर वहाँ से गुजर रही थी, और अब जब मैरी बेटन उस लॉन की तरफ जा रही थी तो वहाँ पे हमारे पास बीडल आ गया। बीडल आके वर्जीनिया वुल्फ को रोक देता है कि तुम नहीं जा सकती यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ फेलोज और स्कॉलर्स अलाउड है, लेकिन जो विमेन है दे आर नॉट अलाउड ऑन द लॉन। तो यहाँ पे उसने जो लाइन बोली कि विमेन आर नॉट अलाउड, इसका मतलब क्या था, यहाँ पे उसको विमेन होने की बेस पे, उसके जेंडर की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था। एनी हाउ इसके बाद वो लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी, सेम ट्रीटमेंट उसको लाइब्रेरी में भी फेस करना पड़ा। जो लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरियन था, एक एल्डरली मैन, वो कहता है इसको मैरी बटन को कि वुमेन जो है सिर्फ और सिर्फ किसी फेलो के साथ एंटर हो सकती हैं, या उनके पास कोई लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन हो तभी एंटर हो सकती है, वरना वो लाइब्रेरी के अंदर नहीं जा सकती। तो उसको वहाँ पे भी लाइब्रेरी के अंदर नहीं जाने दिया। अब उसको लॉन में भी नहीं बैठने दिया था, लाइब्रेरी में भी नहीं जाने दिया। फिर इसके बाद एक चैपल के पास, एक चर्च के पास से गुजरती है, लेकिन ये चर्च के अंदर नहीं एंटर होती, यही सोचते हुए क्योंकि यहाँ पे भी इसको परमिशन नहीं मिलेगी, इसको डिनाई कर दिया जाएगा एंट्रेंस से। अब क्वेश्चन ये है, ये लाइब्रेरी जा क्यों रही थी और वहाँ से आगे क्यों निकली? ये जा बेसिकली एक टॉपिक था विमेन एंड फिक्शन, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए जा रही थी, जैसा कि राइटर खुद, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही ये करेक्टर भी वही कुछ कर रहा है जो कि राइटर कर रही है। अच्छा, अब क्या हुआ, उसको लाइब्रेरी में भी नहीं आने दिया, चर्च भी नहीं गई। फिर इसके बाद ना ये चल जाती है लंच के लिए, जहाँ का खाना भी बहुत अच्छा होता है और एटमोसफेयर भी बहुत रिलैक्सिंग काइंड ऑफ होता है। लेकिन लंच पे जाने से पहले ये देखती है एक यूनिवर्सिटी, बड़ी रॉयल काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी होती है, और उसको रॉयल्टी किंग्स फंडिंग कर रहे होते हैं। वो यूनिवर्सिटी किसकी होती है? मैन की यूनिवर्सिटी होती है, मेल की यूनिवर्सिटी होती है। और जो रॉयल्टीज़ होते हैं, जो किंग होते हैं, वो उस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनाने के लिए वेल्थ, पैसा दे रहे होते हैं। फिर इसके बाद वो लंच के लिए गई थी, लंच के बाद जाती है वापस फर्नहम में। ये यूनिवर्सिटी का नेम है एक फिक्शनल नेम, जहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ है अभी इस टाइम पे, वो क्या है, न्यूहम यूनिवर्सिटी है ना, उसका नाम फर्नहम यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये एक विमेन कॉलेज है जहाँ पे ये एज अ गेस्ट गई है, और वहाँ पे इसका एक मीडियोकर डिनर है। मीडियोकर मीन्स इतना अच्छा नहीं है, नॉर्मल किस्म का एवरेज काइंड ऑफ फूड है वहाँ पे। अब वहाँ पे इसकी बात होती है इसकी दोस्त मैरी सेटन से, ठीक है। कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टोरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसमें इवेंट्स बताए गए हैं वो सारे के सारे फेमिनिज्म की थेरी उसके ऊपर अप्लाई हो रही है और फेमिनिज्म की बेस बन रहे हैं, ठीक है। अब मैरी बेटन की मुलाकात हुई मैरी सेटन से वो बातें कर रही है और उसको बताती है कि जितने भी मेंस कॉलेज हैं उनको तो रॉयल्टीज़ भी फंड कर रहे होते हैं, उनको तो इंडिपेंडेंटली वेल्दी मैन भी फंड कर रहे होते हैं, उनको किंग्स भी फंड कर रहे होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो वुमेंस कॉलेज है, खवातीन कॉलेज है, औरतों का कॉलेज है, उनके लिए तो फंडिंग मिलती नहीं है। बहुत डिफ़िकल्टी से वो अपने डिफ़िकल्टी से मुश्किल से कोई है जो खवातीन कॉलेज, कोई लेडीज़ कॉलेज, कोई वुमेन कॉलेज को फंडिंग कर दे, ठीक है। मतलब विमेन कॉलेज का बनना बहुत मुश्किल है उस टाइम पे, कोई विमेन कॉलेज को फंडिंग भी नहीं करता, और एजुकेशन जो है वो औरतों की मैटर ही नहीं करती। जो मैटर करती है वो सिर्फ सिर्फ मेल की एजुकेशन मैटर करती है, इसीलिए उनके यूनिवर्सिटीज़ को बना रहे हैं, संवार रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। क्यों? जो विमेन है वो इतनी पुअर है। फिर ये जो ना बातें करते हैं जब मैरी बेटन और मैरी सेटन, ये दोनों ना डिनाउंस करती हैं किसको? अपनी मदर को, अपने सेक्स को, सेक्स मीन्स फीमेल होना, अपनी मदर के अगेंस्ट जाती हैं। क्यों जाती हैं? कहते क्यों उन्होंने अपनी बेटियों को इतना छोटा सा छोड़ दिया, क्यों उन्होंने अपनी बेटियों की ज़्यादा तरफ ध्यान नहीं दिया, क्यों सारा पैसा लड़कों की तरफ लगाया गया, लड़कियों की तरफ नहीं लगाया गया। तो क्रिटिकली देखा जाए, राइटर यहाँ पे ये इंडिकेट करने जा रहा है कि चाह रही है कि अगर जो आप खर्चा स्पेंडिंग सिर्फ लड़कों पे करते हो ना, वही स्पेंडिंग लड़कियों पे भी करो तो दे बोथ आर इक्वल, दोनों के पास सेम दिमाग है। तो यहाँ पे जो नरेटर है मैरी बेटन, उसको रियलाइज़ होता है कि जो वीमेन है उसकी पैसों पर इतनी पहुँच नहीं जितनी कि मैन की है, और शुरू से ही ऐसा होता आ रहा है, ये नरेटर सोचती है। एनी हाउ इन सब को लेके नरेटर के माइंड के अंदर इतने क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसा क्यों है,
और साथ में विमेन एंड फिक्शन, इसका क्या रोल है, मनी का क्या रोल है, जेंडर के अंदर मतलब फीमेल को क्यों एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, फीमेल को क्यों डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, मेल को क्यों आगे प्रमोट कर रहे हैं, मेल की यूनिवर्सिटी पे क्यों पैसा लगा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर सर्च करते करते नरेटर एक म्यूज़ियम एक्सप्लोर करती है, वह ब्रिटिश म्यूज़ियम इन लंदन। और उस लाइब्रेरी में एंटर होने के बाद ये विमेन राइटर्स की बुक को सर्च करना शुरू कर देती है। इसको वहाँ पे विमेन राइटर की कोई भी बुक नहीं मिलती, सारी की सारी मेन राइटर्स की मिलती हैं। और कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो अबाउट विमेन होती हैं, यानी कि औरतों के बारे में लिखी होती हैं, लेकिन लिखने वाले उसके भी मेल राइटर्स हैं, मेन हैं। और वहाँ इतनी ज़्यादा बुक्स अवेलेबल थी ऐसी जिसके बारे में मतलब मैन ने विमेन के अबाउट लिखा हो, और हार्डली मुश्किल से वहाँ पे कोई ऐसी किताब मिली होगी जो कि विमेन ने ऑन मैन यानी कि मैन के बारे में लिखा हो। एनी हाउ ये उस लाइब्रेरी से काफ़ी ज़्यादा बुक्स पकड़ती है और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करती है कि वाई विमेन आर पुअर। अब वो जो बुक्स पढ़ना शुरू करती है वहाँ पे इसको कई ऐसे व्यूज़ मिलते हैं मैन के अबाउट विमेन, औरतों को लेके ऐसे ऐसे व्यूज़ मिलते हैं जिसको सुन पढ़कर इसको गुस्सा आ जाता है। एनी हाउ गुस्से में आके वो पेंसिल उठाती है और एक अनअट्रैक्टिव एंग्री लुक प्रोफेसर की पिक्चर बनाना शुरू कर देती है। और पिक्चर ऐसी ड्रा करती है कि वो प्रोफेसर जो है वो इन्फीरियरिटी ऑफ विमेन के अबाउट लिख रहा होता है। नहीं, लेकिन मैरी बेटन को ये लगता है कि वो जो प्रोफेसर है वो एंग्रीली खुद के बारे में ही लिख रहा है। एनी हाउ ये जितनी भी बुक्स पढ़ती है उनके बाद कंक्लूजन ये निकालती है कि क्यों ये सारे आदमी इतने गुस्से वाले हैं, इतना क्यों लिखते हैं औरत के खिलाफ ऐसा वैसा। फिर ये किताबें वापस कर देती है, कहती सारी की सारी यूजलेस बुक्स हैं, और लंच की तरफ निकल जाती है। अब वो जब लंच करने गई है तो लंच करते हुए उसको न्यूज़पेपर मिला, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है और न्यूज़पेपर पे हेडिंग पढ़ती जिसमें लिखा होता है इंग्लैंड जो है वो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, जो पावर है जो मनी है वो सिर्फ मेन के पास है। मेन जो है ऑल मेन होल्ड ऑल द इम्पोर्टेंट पोजीशंस, जितने इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं, फैसले होते हैं, सबके सब मैन ने लेने हैं। अब नरेटर कहती है जितने भी आदमी होते हैं वो गुस्से वाले होते हैं, लेकिन सोचती है कि इनके पास तो इतनी पावर है फिर भी ये गुस्से वाले क्यों हैं। एनी हाउ उस लंच के दौरान न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान ये यही कुछ सोचती रहती है कि मैन जो है वो इतना गुस्से वाला क्यों है, मैन जो है वो विमेन को इन्फीरियर समझता है, विमेन जो है वो इन्फीरियर सुपीरियर है। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब खुद को इन्फीरियर नहीं खुद को सुपीरियर समझना चाहिए। तो ही बातें सोचते सोचते वो कहती है कि जो आदमी है जब वो अपनी सुपरमेसी की बात कर रहे होते हैं या फिर फीमेल की इन्फीरियरिटी की बात कर रहे होते हैं, इट मीन्स वो इनडायरेक्टली अपनी सुपरमेसी की बात कर रहे हैं। मतलब जब वो फीमेल की इन्फीरियरिटी की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स वो अपनी सुपरमेसी की बात कर रहे हैं। जब वो अपनी सुपरमेसी की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स वो फीमेल की इन्फीरियरिटी की बात कर रहे हैं। तो वो कहती है हर एक के अंदर मेल हो या फीमेल सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है, वो ऐसे आता है कि जब आप अपने रिलेशन से दूसरे पर्सन को इन्फीरियर समझो तो इट मीन्स आप खुद को सुपीरियर समझ रहे होते हो, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। और मेल के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, क्यों है, क्योंकि थ्रू आउट द हिस्ट्री जो वुमेन है उनको इन्फीरियरिटी के तौर पे इन्फीरियर के तौर पे सर्व किया जा रहा है, इन्फीरियरिटी का मॉडल बना के दिखाया जा रहा है, और जिससे क्या हो रहा है जो मेल की सुप्रीमेसी है वो हमेशा इनलार्ज होती आ रही है। एनी हाउ नरेटर जो है वो अपने लंच का बिल पे करती है और बाद में ये चीज़ सुन के खुश होती है, मतलब याद करके खुश होती है कि उसकी जो आंट है वो उसके लिए इनहेरिटेंस छोड़ के गई हैं जो कि 500 पाउंड्स हैं। और ये 500 पाउंड्स उसको कब मिलेंगे, तब जब के औरतों का हक था वोट डालने का वो उनको मिला था। ठीक है, औरतों को विमेन राइट मिला था ना, मतलब वोट फॉर राइट, सॉरी राइट फॉर द वोट मिला था ना, वोट डालने का हक, जब हमने फेमिनिज्म की वेव पढ़ी थी फर्स्ट वेव में उनको वोट देने का हक मिला था। सेम वैसे ही उसी ईयर इसको ये न्यूज़ मिली कि इसको 500 पाउंड मिलने वाले हैं। तो इट मीन्स फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने वाली है, जिस बेस पे ये हैप्पी है। इसके नज़दीक पैसा मैटर करता है। और ये अगर ये जॉब कर रही है ना तो जॉब पे क्या मिलता है, आपको पे मिलती है। वुमेन क्या होती है, एक मेल के लिए काम कर रही होती है, तो इसको काम करना पसंद नहीं है। कहती है इसको पैसा मिलेगा
ये पैसा जो है ना इसकी इनहेरिटेंस से मिलेगा, ये उससे पे करेगी और हैप्पीली लाइफ स्पेंड करेगी। और काम करना क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि काम जो है वो भी मेल के लिए ही करना पड़ रहा होता है, क्योंकि मेल एक जो बिजनेस होता है वो चला रहा होता है, इसलिए। एनी हाउ, मेरी बेटे ने ये सब कुछ सोचते हुए और अपनी आंट की इनहेरिटेंस के बारे में सोचते हुए जा रही होती है, तो जब घर की तरफ जा रही होती है देखती है काफ़ी मेल और काफ़ी फीमेल जो है वो स्ट्रीट के अंदर काम कर रहे हैं, और उनको काम करता हुआ देख के ये फिर से सोचने लग पड़ती है और कहती है शी वंडर्स व्हाट दिस हैज़ टू डू विद विमेन एंड फिक्शन, कि ये सब चीज़ों को जो हो रही हैं इन सब का विमेन एंड फिक्शन के साथ क्या लिंक है, क्या लेना देना है। एनी हाउ, अब नरेटर आ गई हुई है वापस और बड़ी डिसअपॉइंटेड होती है ये सोचते हुए कि उसको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, व्हाई वुमेन आर पुअरर देन मेन, इसका आंसर नहीं मिला। फिर ये फैसला करती है कि जो एलिजाबेथन एज थी ना, ऐसी एज जिसको एज कहा जाता है ऑफ लिटरेरी पीरियड, इसमें फर्टाइल लिटरेरी पीरियड कहा जाता है उसको, कि जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ था, कहती मैं उसको इन्वेस्टिगेट करती हूँ, उस एज में देखती हूँ। और उसे बड़ा डिसअपॉइंटेड होती है क्योंकि वहाँ पे भी इसको कोई वुमेन राइटर नहीं मिलती। फिर इसको ना बिशप का कमेंट याद आता है जिसमें लिखा हुआ था, कैट्स डू नॉट गो टू हेवन, women कैन नॉट राइट द प्लेस ऑफ शेक्सपियर। फिर यहाँ से वो एक्सपोज करती है करेक्टर किसका, शेक्सपियर की बहन का। कहती क्या होता अगर शेक्सपियर की एक बहन होती, सेम टैलेंट होता उसके पास, जिसका नाम जूडिथ शेक्सपियर रखा गया, ठीक है, ये एक फिक्शनल करेक्टर है। तो कहता है कि शेक्सपियर की बहन होती और एक तरफ शेक्सपियर है, शेक्सपियर को प्रॉपर स्कूलिंग दी गई, मतलब शेक्सपियर को अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिली क्योंकि वो एक मेल था, उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना पड़ा। ऑन द अदर हैंड शेक्सपियर की बहन होती जूडिथ, जिसके पास सेम टैलेंट होता, सेम उसके पास माइंड होता, सेम ब्रेन होता, लेकिन उसको अगर सेम अपॉर्चुनिटीज़ ना प्रोवाइड की जाती, और उसकी जो अगर बहन होती ना, उसको कोई भी स्कूल जाने ना देता, उसकी फैमिली उसको पढ़ने से डिस्करेज करती, उसको उसकी विल के अगेंस्ट जाके शादी करना पड़ती और उसको लंदन से भाग जाना पड़ता। फिर उसको अगर जितने भी मेन थे थिएटर के अंदर वो काम करने से इनकार कर देते तो उन्होंने इनकार ही करना था, उन्होंने उसको कोई भी चांस प्रोवाइड करना ही नहीं था, देना था। ना ही उसको कोई क्राफ्टिंग सिखाते हैं, जैसे कि शेक्सपियर ने सारा कुछ सीखा, शेक्सपियर ने सारा कुछ किया। फिर एट द एंड क्या होना था, उसने सुसाइड कमिट करनी थी। तो ये जो मैंने अभी आपको इंसिडेंट बताया ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो नरेटर है वो काफ़ी ज़्यादा एलिजाबेथन एरिस्टोक्रेटिक लेडीज़ की पोइट्री का रिव्यू करती है, और उस दौरान इसको एफ्राबन एक राइटर है वो मिलती हैं। एफ्राबन ने अपने हस्बैंड के डेथ के बाद अपने आप की लाइफ को स्टैंड करने के लिए राइटिंग शुरू कर दी थी। एफ्राबन फर्स्ट फीमेल राइटर थी जिनको पास एक स्लोगन था फ्रीडम ऑफ द माइंड, यानी कि जिन्होंने अपने माइंड की फ्रीडम को यूज़ करते हुए लिखना शुरू किया था। ये फर्स्ट फीमेल राइटर थी जिन्होंने लिखना शुरू किया था, और 18th सेंचुरी में उन्होंने अपने राइटिंग शुरू की थी। फिर 19th सेंचुरी में देखा जाए हमारे पास जॉर्ज इलियट, एमिली ब्रोंटे और जेन ऑस्टन, ये 4 राइटर्स थे। इन सब ने क्या प्रोड्यूस किया, इन्होंने नॉवेल्स प्रोड्यूस किए, सारे मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहे थे। तो इन्होंने पोइट्री क्यों नहीं प्रोड्यूस की, ज़्यादा से ज़्यादा नॉवल क्यों प्रोड्यूस किए, क्वेश्चन था। तो फिर ये खुद ही आंसर करती है कि पोइट्री लिखने के लिए, प्ले लिखने के लिए एक प्राइवेट स्पेस चाहिए होती है, फ्री टाइम चाहिए होता है, जबकि नॉवल के लिए फ्री टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता। नॉवल जब भी मिले जैसे भी लिख सकता है इंसान, लेकिन पोइट्री के लिए एक प्रॉपर माइंडसेट, एक प्रॉपर स्पेस और एक प्रॉपर प्लेस चाहिए होती है, जो कि प्रोबेबली उस टाइम पे उनके पास नहीं था। लेकिन फिर साथ क्या थी, एनी हाउ 19th सेंचुरी जो थी वो राइज ऑफ नॉवल की एज थी, तो इसीलिए उस टाइम पे इन चारों ने जो नॉवल लिखे, नॉवल बिल्कुल फिट करता था इनके टैलेंट के लिहाज से, उस एज के लिहाज से भी। फिर जो नरेटर है वो बताती है फर्दर सर्वे करते हुए कि शुरू से ही ऐसा होता आ रहा है कि जितने भी मैस्कुलिन वैल्यूज़ हैं या मैस्कुलिन टॉपिक्स हैं नॉवेल्स के अंदर, जैसा कि वॉर हो गया, उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है मोर देन फेमिनिन। ठीक है, फेमिनिन टॉपिक के मुकाबले में जो मैस्कुलिन टॉपिक है उनको ज़्यादा फोकस में लाया जाता है। फिर जब राइटर ये सोच रही होती है तो उस टाइम पे उसको, यानी कि नरेटर, उस टाइम को उसको एक डेब्यू नॉवल मिलता है, यानी कि फर्स्ट नॉवल जो होता है वो मिलता है
मैरी कार्मिकाइल का लिखा हुआ, जिसका नाम है लाइफ्स एडवेंचर। और जब वो उसको पढ़ना शुरू करती है तो देखती है वहाँ पे काफ़ी राइटिंग एरर होते हैं, कोई प्रॉपर प्लॉट नहीं होता, प्रॉपर फ्लो नहीं होता, सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस यूज़ किए होते हैं इसके अंदर। और इसकी जो राइटिंग होती है ना, वो एंगर शो कर रही होती है, राइटर का एंगर टुवर्ड्स मैन। और ये सजेस्ट करती है नरेटर कि इस राइटर को चाहिए कि ये राइटिंग करे अपने एंगर को निकाल के, विदाउट एंगर अगेंस्ट मैन। और नरेटर कार्मिकाइल की राइटिंग को देखते हुए ये भी कहती है कि अगर इसके पास पैसा और रूम होता, या इसको पैसा और रूम प्रोवाइड कर दिया जाए, तो ये और भी अच्छा लिखने लग पड़ेगी, इसकी जो राइटिंग है वो बेटर हो जाएगी, इसकी राइटिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। मतलब सारी खेल पैसे की है और रूम की, यानी कि स्पेस की है। और ये सब बातें जब करती है मतलब वुल्फ, तो वो अपने रीडर्स को, अपनी ऑडियंस को रिकॉल करवाती है चीज़ के बारे में कि ये मत भूलना कि जो जूडिथ की शेक्सपियर है वो मर चुकी है। जूडिथ शेक्सपियर स्टिल अलाइव है हर औरत के अंदर। अगर औरत को पैसा और प्राइवेसी दी जाए तो नेक्स्ट सेंचुरी के अंदर शी विल बी रीबॉर्न, मतलब दोबारा से जूडिथ शेक्सपियर आएगी। इट मीन्स जूडिथ शेक्सपियर कौन है? जो इसने फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएट किया था शेक्सपियर की बहन का। कहता है अगर औरत को पैसा दिया जाए, औरत को प्राइवेसी दी जाए, तो औरत जो है वो एज के अंदर एक रिमार्केबल नेम बना सकती है। और इसमें साथ ही ये भी कहना चाह रही है कि विदाउट मटेरियल थिंग्स वन कैन नॉट हैव इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, एंड विदाउट इंटेलेक्चुअल फ्रीडम वन कैन नॉट राइट ग्रेट पोइट्री। तो इस पूरे ऐसे के अंदर जो वो कहना चाहती थी, उन्होंने क्या हाईलाइट किया, इन्होंने राइटर ने इसके अंदर हाईलाइट किया कि जो अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है औरत को इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, इसके साथ साथ मैरिज के अंदर, मदरहुड के अंदर, और एक्सप्लॉयटेशन की जाती है विमेन के अंदर, कहती है इनजस्टिस बेस्ड है। वुमेन को भी इक्वालिटी देनी चाहिए, वुमेन को भी पावर देनी चाहिए, वुमेन को भी मनी देनी चाहिए, उसको भी जो चांसेस हैं, जो इवेंट्स हैं वो प्रोवाइड करने चाहिए। अगर मेल की तरह औरत को भी ट्रीट किया जाएगा तो औरत भी मेल की तरह एक पावरफुल पर्सन काउंट होगी, इंडिपेंडेंट होगी, और वो भी वो सब कुछ कर सकती है जो कि शेक्सपियर ने किया। जो शेक्सपियर ने किया, अगर जूडिथ शेक्सपियर को भी वो चांसेस प्रोवाइड किए जाते तो वो भी वो सब कुछ करती। ये राइटर कहना चाह रही है। तो मतलब कहना चाह रही है कि अगर कोई मेल करता है तो फीमेल भी कर सकती है, फीमेल के पास अपना माइंड है, अपना इंटेलेक्ट है। बट यहाँ पे जरूरत किसकी है? अ रूम ऑफ वंस ओन, यानी कि उसको एक रूम, एक प्राइवेसी प्रोवाइड की जाए, और उसके साथ साथ मनी भी प्रोवाइड की जाए। और मनी कैसे आएगी? जब सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ मेल पे लगाना छोड़ के दोनों पे लगाना शुरू करेगी। एनी हाउ, हमारा यहाँ पे हुआ ऐसे कंप्लीट। आई होप कि आपको स्टोरीज की जो है वो क्लियर हो चुकी होगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।